दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीडीपी वाली में 50 क्वेश्चन कर लिए थे। आज जो है अगले 50 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और आपके इसके बाद 100 क्वेश्चन हो जाएंगे बेसिकली। और जैसे ही ये 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आप ये मान कर चलिए कि अगर ये 100 क्वेश्चन भी आपने तैयार कर लिए तो आप एग्जाम में पास तो पक्का हो जाएंगे। ये तो लगभग लगभग तय मान के चलो। और ज्यादा स्कोर करने के लिए आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं आपके लिए और ज्यादा नए नए क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा, लेकिन फिलहाल ये 100 क्वेश्चन आप कर लो। पिछली एक वीडियो 50 क्वेश्चन की और एक ये वाली, तो आपको पास होने से तो कोई भी नहीं रोक सकता। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। 51वां क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने दिए थे? अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करो, दो से मतलब होता है दोस्तों पेयर। दो का मतलब होता है पेयर, और यहाँ पर किसके नाम में पेयर आपको दिखाई दे रहा है? स्पेयर, स्पेयरमैन। ठीक है, तो सिंपल है। इस तरीके ट्रिक से भी अगर आप याद करने की कोशिश करो तो भी हो जाएगा। इसका ना आंसर है स्पेयरमैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, करमन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि मीन्स आईक्यू का बालक जो है माना जाता है। क्या माना जाता है? बुद्धि अगर किसी की आईक्यू लेवल 100 90 से 100 के बीच में हो तो ये सामान्य माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सामान्य लगा दोगे। अब देखो, बुद्धि लब्धि आईक्यू मापने के सूत्र का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? किसने मतलब आप ये मान के चलिए, यहाँ पूछा गया है कि आईक्यू, सबसे पहले आईक्यू नापने का जो फॉर्मूला है वो किसने दिया था? तो वो दिया था दोस्तों स्टर्न ने। ठीक है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापने के लिए होता है? बुद्धि मापने के लिए भाटिया बैटरी का प्रयोग होता है, बुद्धि। ऑप्शन बी। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये किसने दी थी? यहाँ पर जो है ये पूछा जा रहा है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो है दोस्तों अल्फ्रेड बिने। सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट अल्फ्रेड बिने। इसका आंसर होगा दोस्तों ए हार्वर्ड गार्डनर। ये होगा आंसर गलत, तो इसका आंसर होगा दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि का तरल, ये देखो, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल, ये किसने दिया? या अगर आप आंसर के लिए जाओगे तो आपको दिखाई देगा कैटेल। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, परफॉर्मेंस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, किसके लिए उपयुक्त है? ये जो अगर आप देखोगे स्किनर ने किया था, लेकिन ये उपयुक्त किसके लिए है? यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर ये गूंगे बहरों सभी के लिए, यहाँ पर जो भी अगर आप देखोगे जो प्रयोग करे गए तो वो सभी के लिए है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन में तो सभी के लिए ही लगाओगे। ठीक है, शिक्षित, अशिक्षित हो, गूंगा हो, नहीं सुन मतलब नहीं बोल पाता हो, चाहे नहीं सुन पाता हो, सभी के लिए। अब आता है दोस्तों 58 नंबर। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की संस्थापना किसके द्वारा करी गई थी? सबसे पहले जो है किसने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है स्थापना करी थी? तो वो आता है दोस्तों विल्हम वुंड। अब आता है व्यक्तित्व का अंतर्मुखी और बाह्यमुखी वर्गीकरण किसने किया? ये क्वेश्चन आपको बड़े ही आसान लगेंगे, और लेकिन अगर किसी ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उसे जरूर थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं। इसका नाम है यंग, इसे इंग्लिश में जंग लिखा जाता है। ठीक है, हिंदी में तो यंग ही है। हाँ, थीमेटिक या टेट बोल सकते हैं। इसका विकास किसके द्वारा जो है यहाँ पर किया गया है? ये लिखा गया है। क्वेश्चन का नाम है दोस्तों मरे। ये नहीं है, डी नहीं है, बी है, बी मरे। ठीक है, ये देखो, अब आता है रोरशा स्थायी थब्बा परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ये नाम भी ना सुना हो, लेकिन ये डिटेल वाले थोड़े कॉन्सेप्ट हैं, इसीलिए मैंने बोला अगर आप ये पूरा डिटेल पढ़ लोगे और ये क्वेश्चन कर लोगे तो आपका पास होना तो लगभग लगभग तय मान के चलो। इसका आंसर है दोस्तों बी। बी मीन्स 10। व्यक्तित्व मापने की सबसे प्रामाणिक वस्तुनिधि विधि कौन सी मानी जाती है? व्यक्तित्व नापने की विधि अगर हम देखें तो जो सबसे ज्यादा विश्वास जिस पर किया जाता हो वो है सामाजिक मति विधि। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आता है दोस्तों कैट, बाल अंतर्बोध परीक्षण। कैट किस आयु के वर्गों के लिए, मतलब किस आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त यहाँ पर जो है मानी जाती है? तो ये मानी जाती है दोस्तों 3 से 10। ठीक है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत, ये तो पहले भी आया था। इसके प्रतिपादक जो है कौन थे? तो अगर आप देखोगे बुद्धि के बहुकारक, वो मैंने द्विकारक बताया था। दो जब कारक आए थे तो मैंने आपको क्या बोला था दोस्तों
कि 2 मतलब होता है पेयर और पेयर किसके नाम के नीचे बोलता है स्पेयरमैन। तो यहाँ पर नहीं होगा, वो 2 कारक वाले में होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, ये पहले हटा देता हूँ मैं थोड़ा-सा। यहाँ पर क्या है, बहुकारक सिद्धांत के बारे में जो है यहाँ पर बात करी जा रही है। अब बहुकारक में अगर आप देखोगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा थॉर्नडाइक। ये यहाँ ये देखो, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़े, मानसिक आयु, मेंटल एज का सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया था इसका मतलब इस पर जो है बातचीत और इस पर स्टडी जो है, तो वही विनय विनय साइमन, जिन्होंने वही सामान्य मेंटल आयु वगैरह वाली बात करी है, ठीक है? अब आती है सृजनात्मक क्रिएटिविटी मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है? अगर आप इसे क्रिएटिविटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो अब वहां से आ रहे हैं क्वेश्चन। और इसका होता है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब सब तरफ सोचने वाला आदमी ही क्रिएटिविटी की तरफ जा सकता है, वही अलग अलग विचारों को सोच सकता है। 67 आता है दोस्तों, प्रतिभावान बालकों की जो बुद्धि है, बुद्धि लब्धि या फिर आईक्यू, वो कितना होता है? जो बहुत ही ज्यादा मेधावी जिन्हें बोला जाता है वो 140 से ऊपर माने जाते हैं। सामान्य 90 1 से 10 के बीच में सामान्य होते हैं, ठीक है? 140 के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। अब देखो फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग पूर्ण अचेतन और दमित इच्छाओं पर आधारित है? ये फ्राइड ने कॉन्सेप्ट दिया था। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इदिम मीन्स आईडी, आप इसे इस तरीके से बोल सकते हैं। अब देखो 69, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति होती ही नहीं है तो उसे पठार बोलते हैं। सीखने का पठार, जब कुछ हो ही नहीं रहा हो, बस वहीं के वहीं अटक गए हो, ठीक है, तो उसे पठार बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं इंग्लिश में। व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत, ट्रेट थ्योरी, किससे संबंधित नहीं है? यहाँ पर ध्यान रखना, संबंधित नहीं बोला गया, संबंधित नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर अपलोड से भी है, कैटल से भी है, तो यहाँ फ्राइड से नहीं है, ठीक है? किससे नहीं? फ्राइड से। समावेशी इंक्लूसिव बांधी जाती है। देखो जब बात इंक्लूसिव आ जाए ना तो आप आंख बंद करके ये लगा दो सभी के लिए। इस तरीके के बहुत क्वेश्चन आते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन किसके लिए मानी जाती है? अब आप अगर यहाँ पर लिखा है समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। अब फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं, तो आप इसके हिसाब से देखो। हमें यहाँ पे व्यवस्था को बच्चों के अनुसार बदलना चाहिए। हाँ, यही बात सही लग रहा है। परिवेश परिवार को तो बदल ही नहीं सकते। आप बच्चे को नहीं बदल सकते, बच्चे को नहीं बदल सकते, ये 3 तो वैसे ही गलत हो जाएँगे। तो ये व्यवस्था बदली जा सकती है बच्चों के हिसाब से। अब देखो वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये ऐसे क्वेश्चन है, इनमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके कॉमन सेंस से भी काम हो जाएगा। ये देखो, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य देना चाहिए, तो वैसे भी गलत है। उन्हें कक्षा में अलग से बैठा, ये भी गलत है। उन पर ध्यान ना दें, ये तो वैसे ही गलत है, तो अपने आप ही बी हो गया आंसर। पढ़ के देखो, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाएँ और प्रयास करें कि उन्हें कक्षा में शामिल करें। तो हाँ, यही अपने आप ही सही लग रहा है। देखो डिस्लेक्सिया, डिस्लेक्सिया पढ़ नहीं पाता, जिसे डिस्लेक्सिया होता है, ठीक है? डिस्ग्राफिया लिख नहीं पाता, तो ये लिखने वाला हो गया। डिस्कैल्कुलिया ये गणित का काम नहीं कर पाता, गणितीय विकार, ठीक है? ये देखो, ये तीनों हो गए आपके और ये 3 मैंने आपको बता दिया, तीनों में आपका जो रोग वाला कॉन्सेप्ट पूरा ही क्लियर हो जाएगा। चाहे तो याद कर लो, चाहे फिर ट्रिक के ज़रिए कैसे भी कर लो। अब देखो सफल समावेशी शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से आवश्यक नहीं है। क्या नहीं है इसमें से अगर हम देखें आवश्यक, तो यहाँ अगर आप देखोगे ऑप्शन भी मेन काम तो यहाँ पर ऑप्शन से ही होता है। सेग्रीगेशन नहीं होता, सेग्रीगेशन का मतलब अलग-अलग करना। इंक्लूजन में अलग-अलग कुछ नहीं होता, सब एक साथ होता है। यहाँ भी देखो समावेशी शिक्षा कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? इसे देखो आप। यहाँ अगर आप देखोगे, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चों को अपनी अंतर्निधि क्षमता को विकास करने का अवसर मिले। यही है, अंक से मतलब होता नहीं है। यो अब बाकी ट्यूशन का तो कोई काम ही नहीं है, तो यही है, पहला ही वाला है, ठीक है? अब देखो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन से बालक आते हैं? विशिष्ट में कौन-कौन से आते हैं? सब आते हैं विशिष्ट में। आप ये मान के चलिए सब आते हैं। 78 का तो डी आँख बंद करके लगा दो, सब आते हैं, ठीक है? मंदबुद्धिता का मुख्य कारण क्या हो सकता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखो। क्या हो सकता है? गर्भकालीन दुर्घटना हो सकती है, शैशवकालीन बीमारियाँ हो सकती हैं, वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी हो सकता है, तो इनमें सब आंसर होगा। प्रतिभाग प्रतिभागशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए लिखा है। शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए कि जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है, ठीक है? अनुकूलन करना चाहिए, कैसे हाँ, इसमें बदलाव आए, शिक्षक को हमेशा बच्चों को, ये तो गलत ही दिखाई दे रहा है ऑप्शन से।
तो मॉनिटर बन, ये कोई तरीके थोड़ी है, तो यही है इसका आंसर ए है। अब देखो इसमें पेडागोजी, टीचिंग, एवोल्यूशन से आते क्वेश्चन। अब राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एन एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? शिक्षक की भूमिका, अगर हम भूमिका के बारे में बात करी जाए ना, तो फैसिलिटेटर की होती है, उसकी फैसिलिटेटर मतलब सुविधादाता, ठीक है। शिक्षक का शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक सप्ताह में शिक्षक को कितने घंटे, 45 घंटे होता है इसका आंसर। मूल्यांकन एवोल्यूशन का मुद्दे उद्देश्य क्या होना चाहिए? हाँ ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर आप देखोगे तो गलतियां निकालना होता है नहीं, उपलब्धि को मापना होता है नहीं, यह निर्णय होता है कि अगली छात्र में कैसे जाएंगे नहीं, सीखने में होने वाली कमियां और उनका निदान करने का उपचार करना, ये होता है, ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अर्थ क्या है? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। यहाँ अगर आप देखोगे तो शैक्षिक व शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में निदानात्मक परीक्षात्मक मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य कारण क्या होता है? डायग्नोस्टिक मुख्य टेस्ट में अगर आप देखोगे तो अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना होता है, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग के आधार पर निम्न में से कौन सा देखिए रेमेडियल टीचिंग में क्या दिखाई, यहाँ पर ऑप्शन आपको जो दे रखे हैं उसमें यही निदानात्मक परीक्षा मतलब परेशानी ढूंढो फिर उनका उपचार करो। फिर माइक्रो टीचिंग आ गया। माइक्रो टीचिंग भारत के हिसाब से 36 मिनट होता है, या भारतीय प्रतिमान की पूछा 36 मिनट होता है और विदेशी 45 होता है, ठीक है। देखो माइक्रो टीचिंग के चक्र में प्रथम क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है माइक्रो टीचिंग में? तो यहाँ अगर आप देखोगे सबसे पहले आता है योजना बनाना, प्लानिंग करी जाती है, उसके बाद कोई काम होता है। फिर आता है दोस्तों कक्षा में छात्रों को पूछने के लिए क्या करना चाहिए, हमें प्रेरित ही करना चाहिए प्रश्न पूछने के लिए, और क्या। और बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ निर्माण करने की क्षमता है होती है। इस प्रतिपेक्ष में एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? यहाँ अगर आप देखोगे सुविधादाता, मैंने पहले ही बताया फैसिलिटेटर की भूमिका होती है उनकी। मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल के शिक्षण मॉडल की संरचना में कौन सा चरण मतलब समान है, दोनों में सामान्य है? तो यहाँ अगर आप देखोगे तो प्रस्तुतिकरण ये दोनों में आता है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? कौन सा नहीं है इसमें शिक्षण का स्तर? अभिप्रेरणा स्तर नहीं है, ठीक है। बोध स्तर है, परावर्ती स्तर है, स्मृति स्तर भी है। सीखने के लिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए क्या ध्यान रखा जाता है? देखो सिवाय हाँ क्या ध्यान निम्नलिखित का ध्यान रखना चाहिए, निम्नलिखित ध्यान रखता है सिवाय क्या? पढ़ो, कोई ऑप्शन आपको मालूम पड़ेगा। विद्यार्थियों की अक्षमताओं का, विद्यार्थियों की आवश्यकता का, त्रुटियों का और अधिगम शैलियों का। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों विद्यार्थियों की आवश्यकता का ध्यान इसका आंसर निकल कर आएगा। क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च का उद्देश्य उद्देश्य क्या होता है? ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर लगभग लगभग कॉन्सेप्ट में से एक एक दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। तो एक्शन रिसर्च में विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना होता है इसका काम। देखो भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक 86 में संशोधन द्वारा किया गया था? बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, जब फुर्सत मिले नहीं, कुछ समय पश्चात नहीं, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो नहीं, तत्काल इसका आंसर होगा, ठीक है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? आप पढ़ के ही समझ जाओगे। अनुशासन बाहर निकाल देना चाहिए नहीं, बच्चे माता पिता को सूचित करना नहीं, मॉनिटर को करे निर्देश नहीं, यह शिक्षा को थोड़ा बढ़िया बनाओ जिससे कि लोगों का मन लगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से महत्वपूर्ण विशेषताएं माननी चाहिए। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ भी आप जो है क्वेश्चन से आपको समझ जाएगा कि धैर्य और दृढ़ता, अवयव सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी के मुख्य तत्व में शामिल नहीं है। क्या नहीं है मुख्य तत्व में से शामिल? लकीर का फकीर होना, बस जो बता दिया वही करना, ये नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही है। पियाजे के अनुसार यहाँ पर आप देखो अ, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? सेंसरी मोटर स्टेज। तो दोस्तों ये हो गए आपके आप पूरे 100 के 100 क्वेश्चन। आप पिछली वीडियो और इसे दोनों को बढ़िया तरीके से कर लो, देख लो कौन कौन से क्वेश्चन सही है
मतलब ऑप्शन और जो सही नहीं है, वो क्यों नहीं है? तो आप ये मान के चलिए पास तो पक्का हो जाएँगे। तो अब आपको नेक्स्ट टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर आऊँगा।